हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बने हैं। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान साइंस का क्रैश कोर्स का 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट करवाने वाले हैं। और इस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हमने आपको पहले के 3 क्लास में बता दिया है कि हम इसमें टोटल 20 क्लास को लेकर आने वाले हैं और 20 क्लास पूर्ण होते होते आपका 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा दिया जाएगा। और यह साइंस का क्रैश कोर्स है। और अगर आपने इसका शुरू का 3 पार्ट नहीं देखा है तो आप साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके शुरू के 3rd पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। अर्थात आम मीटर एक यंत्र होता है और इस यंत्र से इनमें से किस चीज़ को मापा जाता है। ए धारा को मापा जाता है, बी आवेश को मापा जाता है, सी विभव को मापा जाता है, या फिर डी विद्युत शक्ति को मापा जाता है। तो अगर आपने सिलेबस को पहले से पढ़ रखा है, अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, नया है, आपने अभी तक सिलेबस को नहीं पढ़ा, तो आप सिर्फ मेरे 20 के 20 क्लास को अटेंड कीजिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हुए चलिए। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से धारा को अर्थात करंट को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा को। और अगर यहाँ वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से धारा को मापा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है। अर्थात वैसा उपकरण, वैसा यंत्र जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, वह कौन सा यंत्र होता है। ए जनरेटर होता है, बी विद्युत मोटर होता है, सी जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों होते हैं, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो जनरेटर होता है वह तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन इसमें पूछा यह जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जन्म होता है। जो प्लाज्मोडियम होते हैं उन प्लाज्मोडियम में इनमें से किस विधि के द्वारा जनन होता है। ए द्विखंडन विधि के द्वारा, बी बहुखंडन विधि के द्वारा, सी मुकुलन के द्वारा, या फिर डी बीजाणु जनन होता है। तो जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसमें बहुखंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, अर्थात जनन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुखंडन विधि के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ए उत्तल लेंस के चश्मे का, बी अवतल लेंस का चश्मे का, सी बाइफोकल लेंस का चश्मे का, या फिर डी बेलनाकार लेंस के चश्मे का। तो जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसमें अवतल लेंस के द्वारा उसके निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। और अगर यहाँ दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस, और यहाँ निकट दृष्टि दोष है तो इसके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं उन पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। ए तना में पाया जाता है, बी जड़ में पाया जाता है, सी पुष्प में पाया जाता है, या फिर डी फल में पाया जाता है। तो जो पौधों में जनन अंग होते हैं वे पुष्प में पाए जाते हैं, उनके फूलों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों को उपयोग किया था। जो मेंडल थे ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने आनुवांशिकी प्रयोग अर्थात आनुवांशिकी एक्सपेरिमेंट में किस पौधे का उपयोग किया था। ए नीम के पौधे का, बी गुलाब के पौधे का, सी मटर के पौधे का, या फिर डी गुलदाउदी पौधे का। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको वैसा क्वेश्चन होगा जो कि 20 क्लास में करीब 3 से 4 क्लास में रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी इसको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसकी हमने आपको फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में पढ़ाया था कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मटर के पौधे को उन्होंने अपने आनुवंशिकी एक्सपेरिमेंट में यूज किया था।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए एक दिशा में होता है, बी द्विदिशीय होता है, सी बहुदिशीय होता है, या फिर डी किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय दिशाओं में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदिशीय दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत है यह कहाँ पाया जाता है? ए वायुमंडल के निचली सतह में, बी वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल की मध्य सतह में, या फिर डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो जो ओजोन परत होते हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हम लोगों को बचाते हैं, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में पूछा जाए, हजामत में पूछा जाए, या फिर सैलून में पूछा जाए। तो अगर क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, या फिर सैलूनों में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, या फिर डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो जो हमने आपको तीन क्वेश्चन बना के पूछा है, अगर उन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस का दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश का परावर्तन है उस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए एक नियम है, बी दो नियम है, सी तीन नियम है, या फिर डी चार नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल दो नियम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में कितनी होती है? ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर डी 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर यह किलोमीटर में दिया जाए तो यहाँ होना चाहिए था 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, तो भी यह भी आंसर सही हो जाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बनता है, सी उत्तल में बनता है, या फिर डी इनमें से कहीं भी नहीं बनता है। तो उत्तल दर्पण में तो हमने आपको बताया कि प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पीछे आते वाहन साइड मिरर में अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसमें एकदम सीधा बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो बच गया अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु से कुछ बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो सेम क्वेश्चन इससे पहले आपने पढ़ा है, अगर आप माइंड लगाइएगा तो इन क्वेश्चन का भी आंसर आप दे पाइएगा कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटल डेंटिस्ट होते हैं, वे किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए? अर्थात दांत छोटे छोटे होते हैं और वे किस दर्पण के उपयोग से मरीज के दांत को बड़े प्रतिबिंब प्राप्त कर उसके दांत को अच्छे से देख पाते हैं? ए समतल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से, या फिर डी इनमें से सभी से। तो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, इसीलिए दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिस दर्पण में केवल और केवल आभासी, अर्थात आभासी बोले या काल्पनिक बोले बात बराबर है, तो अर्थात आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, या फिर डी समतल और उत्तल दोनों दर्पण में। तो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब समतल और उत्तल दोनों में बनता है, लेकिन अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों के दोनों दर्पण में आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मोटर चालक के सामने दर्पण, जो मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? जो हमने आपको इससे पहले पढ़ा है, साइड मिरर। साइड मिरर के उपयोग में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, या फिर डी इनमें से किसी भी दर्पण का नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के जो चालक होता है उस मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए पीछे से आती गाड़ियों का जो प्रतिबिंब होता है वह पूर्ण प्रतिबिंब और छोटे रूप में दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण उसका पीछे से आते गाड़ी का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसीलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और इससे वाहनों की दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जो गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा होती है उस रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ए मुख्य फोकस कहलाता है, बी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, सी प्रधान अक्ष कहलाता है या फिर डी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो जो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है वह व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रकाश तरंग उदाहरण है। जो प्रकाश का तरंग है वह किस चीज़ का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का या फिर डी पराश्रव्य तरंग का। जो प्रकाश तरंग होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आप इस क्वेश्चन को थर्ड बार पढ़ा रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि 2f = r होता है। 2f = r होता है। अगर आपसे फोकस दूरी पूछा जाए तो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो 2f = r तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो f है ये f यहीं रह जाएगा, ये 2 है डिवाइड में चला जाएगा, तो f = r/2 हो जाएगा। तो f = r/2 फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो f = r/2 ऑप्शन नंबर सी में। अर्थात अगर आपसे किसी दर्पण का फोकस दूरी निकालने के लिए कहा जाए और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ हो तो आप सिर्फ उसके वक्रता त्रिज्या को आधा कर दीजिएगा, अर्थात 2 से भाग दे दीजिएगा, तो उसका फोकस दूरी निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f = r/2। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए वास्तविक होती है, बी वास्तविक तथा सीधा होती है, सी वास्तविक और उल्टा होती है या फिर डी आभासी तथा बराबर होती है। तो जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी तथा बराबर होता है। अर्थात उसमें जो प्रतिबिंब बनता है जितना वस्तु होता है एकदम सेम उसी की आकृति का उतनी ही दूर साइज पर एकदम बराबर बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? जो सोलर कुकर होता है उस सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है अर्थात व्यवहार किया जाता है? ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी समतल दर्पण का या फिर डी उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का। तो जो सोलर कुकर होते हैं उनमें केवल और केवल अवतल दर्पण का ही व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में 2-3 बार ये क्वेश्चन मिला है और यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह किस दर्पण का होता है? ए उत्तल सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल होता है, बी अवतल होता है, सी समतल होता है या फिर डी परावलिक होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अर्थात कोई ऐसा बिंब, बिंब मतलब होता है इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। तो अगर किसी बिंब मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब में होता है इमेज। तो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वह ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात उस इमेज का नेचर क्या होगा? ए वास्तविक और उल्टा होगा, बी वास्तविक और सीधा होगा, सी आभासी और सीधा होगा या फिर डी आभासी और उल्टा होगा। तो उसका जो बिंब का आवर्धन है वह ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी होगी उस प्रतिबिंब की प्रकृति। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, अगर आप किसी दर्पण के सामने कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं और आपका जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा ही बनेगा, तो संभवतः वह दर्पण कौन सा होगा? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा या फिर समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। तो आपने इससे पहले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में पढ़ लिया है, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझ गए होंगे कि अगर किसी वस्तु के सामने, किसी दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं और हमारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है तो संभवतः वह दर्पण समतल या उत्तल ही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह जो दर्पण होगा वह समतल या उत्तल होगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? एक अवतल दर्पण है और उस अवतल दर्पण में एक वस्तु का प्रतिबिंब बना है और वह प्रतिबिंब आभासी भी है, सीधा भी है तथा बिंब से भी बड़ा है, तो उस वस्तु की जो स्थिति होगी वह कहाँ होनी चाहिए? एक मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, बी वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, सी वक्रता केंद्र से परे होने चाहिए या फिर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तो अगर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है तो वह मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो होगी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर किसी वस्तु का
जो प्रतिबिंब है उसका आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगी। ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी काल्पनिक और उल्टा, या फिर डी काल्पनिक और सीधा। तो आपने इससे पहले ये क्वेश्चन में पढ़ा कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक हिस्सों में तो उसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक और उल्टा था, लेकिन इसमें है धनात्मक, तो सिर्फ उसका उल्टा हो जाएगा, वास्तविक की जगह हो जाएगा काल्पनिक और उल्टा की हो जाएगा सीधा। तो काल्पनिक और सीधा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा तब होगा जब आवर्धन धनात्मक हो, और वास्तविक और उल्टा तब होगा जब आवर्धन ऋणात्मक हो। तो धनात्मक पूछा जाए तो काल्पनिक और सीधा, ऋणात्मक पूछा जाए तो वास्तविक और उल्टा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह किससे बनता है। ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से, या फिर डी सभी दर्पण से। तो किसी वस्तु का भी आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो वह जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण से बने वस्तु का आवर्धित ही काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। तो इसमें दो ऑप्शन दिया गया ऋणात्मक, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। और हमने आपको यह भी पढ़ा रखा है कि अगर आपको किसी दर्पण का फोकस दूरी पूछा जा रहा है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो सिर्फ आपको वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। जो कि हमने आपको पढ़ाया था 2f = r। तो इसमें r दिया गया है 32, r 32 दिया गया है, और f = फॉर्मूला होता है r/2। तो r/2 r 32 है, और 32 को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 दूनी 32 होता है। और हमने आप ये जानते हैं कि आंसर तो 16 होगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गए, आंसर 16 है। और आप +16 और -16 में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो यह तो ऋणात्मक है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +16 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, जो परावर्तन का नियम है उस नियम से क्या निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, सी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, उसका पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण होता है उस समतल के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी ए और बी दोनों होता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए सी और डी तो ऑप्शन गलत। केवल और केवल वास्तविक या फिर केवल और केवल काल्पनिक ही होगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, जो संयुग्मी फोकस होता है वह केवल किस दर्पण में संभव होता है। केवल उत्तल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, या फिर साधारण कांच में भी वह संभव है। तो जो संयुग्मी फोकस होता है वह केवल संभव होता है अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वह सदैव कहाँ बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, या फिर वक्रता केंद्र पर बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव और सदैव ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, अगर कोई दर्पण है और उसका दर्पण का जो मध्य बिंदु है वह क्या कहलाएगा। ए फोकस कहलाएगा, बी ध्रुव कहलाएगा, सी वक्रता केंद्र कहलाएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो जो किसी दर्पण का अगर आपसे मध्य बिंदु कहा जाए तो उसका जो मध्य बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, एक समतल दर्पण है और उसमें वक्रता त्रिज्या r है, तो वह वक्रता त्रिज्या किस चीज़ से संबंधित है। ए r = 2f, बी r = 0, सी r अनंत है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, r = अनंत। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि दाढ़ी बनाने में किस लेंस का, किस दर्पण का उपयोग होता है। लेंस नहीं, दर्पण होना चाहिए। तो हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया गया जाता है,
अर्थात आपसे पूछा जाए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है, या फिर हजामत में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उन तीनों के तीनों में आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, अवतल दर्पण का। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, जो समतल दर्पण होता है उसका रेखीय आवर्धन कितना होता है, ए एम लेस देन 1, बी एम ग्रेटर देन 1, सी एम इज इक्वल टू 1, या फिर डी एम इज इक्वल टू 0। तो जो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है उसका रेखीय आवर्धन जो मैग्नीफाइंग होता है वह हमेशा और हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु अर्थात बिंब, वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं ए फोकस अंतर कहते हैं, बी ध्रुव कहते हैं, सी आवर्धन कहते हैं, या फिर डी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवर्धन। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, जो गाड़ी का अग्रदीप होता है अर्थात हेडलाइट होता है उस अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या फिर डी अवतल और समतल दोनों दर्पण का। तो गाड़ी का अगर साइड मिरर में पूछा जाए तो साइड मिरर में तो हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी देखते ही अग्रदीप नहीं पढ़ते हैं और इसमें भी उत्तल दर्पण ही मार देते हैं, लेकिन वह केवल और केवल साइड मिरर में ही उपयोग होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अग्रदीप में अर्थात हेडलाइट में गाड़ी का अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, जो दर्पण का प्रयोग होता है उस दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ए दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, बी दर्पण के मुख्य फोकस से मापी जाती है, सी दर्पण के वक्रता केंद्र से मापी जाती है, या फिर डी दर्पण के ध्रुवीय वक्रता केंद्र दोनों से मापी जाती है। तो दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां हमेशा और हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह कौन सा दर्पण होता है, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तीनों के तीनों है गोलीय दर्पण का प्रकार है। और हमने आपको बताया कि दृष्टि क्षेत्र किस दर्पण का बड़ा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का बड़ा होता है, इसलिए उसको साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी कारण सभी वाहनों का इमेज उसमें अच्छे से बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अर्थात दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है अर्थात बहुत बड़ा होता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि अगर कोई दर्पण हो तो उसका दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ए फोकस कहलाएगा, बी ध्रुव कहलाएगा, सी वक्रता केंद्र कहलाएगा, या फिर डी इनमें से कुछ भी नहीं कहलाएगा। तो अगर दर्पण का मध्य बिंदु कहा जाए तो मध्य बिंदु वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया और यह 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चौथा क्लास था। और इसके बाद इसका 16 क्लास और करवाया जाएगा और आपको बाकी के 16 क्लास को भी अटेंड करना। और अगर आप अभी तक इस क्लास में बने हुए हैं तो आप 100% आप में पैशन से पढ़ने का और आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।